हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में कोर्ट मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस कैसे फिक्स करता है, कैसे जो है एक इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट फिक्स करेगा। इस बारे में ये वीडियो है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एक गिफ्ट देने वाला हूँ जो कि आपके फेवर में है। आप ज़रूर उसे पसंद करेंगे, मेरा ये मानना है। तो अभी मैं आप ये वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस में इंटरिम या फाइनल जो मेंटेनेंस ऑर्डर है वो कोर्ट किस पैमाने पे फिक्स करता है, इस बारे में ये वीडियो है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानने की है कि आपके मन में यही सवाल होता होगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है उसमें मेरी इनकम देखी जाएगी और इनकम के बेसिस पे जज साहब जो है मेंटेनेंस फिक्स कर देंगे, और अगर मैं कम से कम इनकम दिखाऊंगा तो कम से कम मेंटेनेंस फिक्स होगी। यही आपके दिमाग में आता होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, जबकि इसका उल्टा ही होता है जो कोर्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक मेन फैक्टर है कि किस बेसिस पे इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस फिक्स होती है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये चीज़ है कि कोर्ट ये देखता है कि आपका रहन सहन कैसा है। सबसे पहले तो अगर आप सपोज ये कहते हो कि मैं जो है कुछ भी नहीं कमाता हूँ, और उसके बाद कोर्ट ये देखता है आप रहते हो कहीं अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह, आप गाड़ी भी बहुत अच्छी जगह चला रहे हो, चाहे आपके फादर ने गिफ्ट की होगी आपको, या फिर आप जो है बहुत ही अच्छा आपका रहन सहन है। कोर्ट ये देखेगा कि आपका रहन सहन कैसा है। आप अगर दिखाते हो मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ, 6,000 रुपये कमाता हूँ, 7,000 रुपये कमाता हूँ महीने का, पर आपका रहन सहन बिल्कुल अमीरों जैसा है, तो कोर्ट उस हिसाब से गैस वर्क करेगा इसमें, और यही एसेस करेगा कि आपकी जो इनकम है वो कम से कम 1 या 2 लाख रुपए होगी, और उससे जो है आपकी 1/3 इनकम वाइफ को अवॉर्ड कर देगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि अपनी इनकम अगर आप छुपाते हैं और आपका रहन सहन कुछ और ही बोलता है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। अब एक केस हुआ था मेरे क्लाइंट के साथ, मैं आपको केस समझा देता हूँ। केस ऐसा हुआ था कि मेरे क्लाइंट ने जो है पहले किसी और लॉयर को अप्रोच किया था, और उस लॉयर ने क्या किया था, उस लॉयर ने ये कहा कि आप जो है अपनी इनकम 6,000 रुपये महीना दिखाइए। अब वकील साहब ने बोला तो मेरे क्लाइंट को मानना पड़ा। वकील साहब की बात तो नहीं कर सकते हम, टाल नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ, वाइफ कहीं से मेरे क्लाइंट की एफडी और जो स्टेटमेंट्स है वो उठा के ले आई। उस स्टेटमेंट में कम से कम 25-30 लाख रुपए एफडी या इंटरेस्ट के फॉर्म में जमा थे उस अकाउंट में। तो कोर्ट ने ये एसेस किया कि मेरा जो क्लाइंट है वो कम से कम 1 लाख रुपए अर्न करता है, और 1 लाख के हिसाब से जो है 30-40 हज़ार रुपये मेंटेनेंस मानती। अब 6,000 रुपये इनकम दिखाई, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा आप इससे ज़्यादा कमाते हो, कम से कम 1 लाख रुपये आप महीने का कमाते हो, 30-40 हज़ार रुपये आपको देना ही होगा। उसको लेके मैं अब अपील में गया, और अपील में अभी पेंडिंग है, मेरे को स्टे भी मिल गया इसमें। पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नीचे वाले कोर्ट में अगर आपने चीज़ें छुपाई हैं तो वो आपके अगेंस्ट यूज़ होंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रहन सहन देखेंगे। अब उस क्लाइंट का रहन सहन भी अच्छा था, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स हुई। फिर हम ये सोचते हैं कि चलिए इनकम तो हम कम नहीं दिखा सकते, चलो खर्चे दिखा देते हैं। जितने ज़्यादा खर्चे उतनी कम मेंटेनेंस। ऐसा भी नहीं होता। आप एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये भी किसी और वकील साहब से मेरे पास आए थे ये क्लाइंट। इन्होंने जो है खर्चा दिखाया, 3 से 4 लाख रुपए महीने का खर्चा दिखा दिया। 3 से 4 लाख रुपए महीने का खर्चा दिखा दिया कि जी मेरा 3 से 4 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है। अब जज साहब ने कहा कि जब आप 3 से 4 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, अपनी कंपनी चला रहे हो, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो,
वो कहता है जी मैं तो वो लोन लेता था, लोन का पैसा है या मेरे फादर हेल्प करते हैं और वहाँ से मेरा ये सोर्स है, मेरी खुद की तो अर्निंग है ही नहीं, ये तो लोन आ रहा है और इधर से सैलरी जा रही है, उधार लिया हुआ है मैंने बहुत लोगों से और 25-30 लाख रुपए उधार लिया होगा और 3 से 4 लाख रुपए महीने का उसमें से खर्चा कर रहा हूँ। तो कंपनी तो मेरी जी लॉस में जा रही है, मैं जो है बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं दे पाऊंगा, मैं मेंटेनेंस दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरा खर्चे ही इतने हैं और इनकम तो कम से कम है, वो तो है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है, इनकम कुछ नहीं है, खर्चे मेरे बहुत हैं। तो अब यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है जानने वाली कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानने वाली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने इनकम ही इतनी कम से कम जो है दिखाई है, खर्चे ज़्यादा दिखाए हैं, तो कोर्ट यही एज्यूम करेगा जब आप 3-4 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो तो आपकी इनकम इतने ही होगी और इस हिसाब से जो है मेंटेनेंस कोर्ट बांध देगा, मतलब 3-4 लाख की इनकम को एसेस करके मेंटेनेंस बांध देगा। तो ये चाल भी आपकी फेल हो जाएगी। फिर एक और, मतलब इस केस में मैं वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, हस्बैंड जो है एक जगह अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, उसने नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, उसने नौकरी से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया जी, ठीक है। क्लाइंट के हस्बैंड ने इस्तीफा दे दिया, 1-1.5 लाख की नौकरी छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी, जीरो पे आ गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है जानने को, कोर्ट को कहता है जी मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा, मैं किस बात की मेंटेनेंस हूँ। कोर्ट ने एज्यूम किया कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइफ का जो शादी से के दौरान था जब आप साथ रहते थे और अब जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप अगर नौकरी नहीं करते हो ये आपकी दिक्कत है, आप दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हो, बट आपको मेंटेनेंस फिर भी वाइफ को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो कोर्ट जो आपकी पुरानी इनकम है उस बेसिस पे मेंटेनेंस बांध देगा। वो यही हुआ, उसमें भी 1,20,000 रुपए की इनकम के हिसाब से मेंटेनेंस बांध दी। उसके बाद एक और सिनेरियो ले लेते हैं, मैं आपको लाइव केसेस बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि मेंटेनेंस कैसे कोर्ट डिसाइड करता है, किस बेसिस पे करता है। मेनली जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो है। दूसरी चीज थी वाइफ की इनकम, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेंटेनेंस को डिटरमिन करने का, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब इनकम वाइफ की कितनी होगी, अब अगर आप ये एसेस करते हो कि वाइफ जो है वो कमा रही है और उसने कोर्ट को नहीं दिखाया कि वो नहीं कमा रही है, तब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके एम्प्लॉयर से डेटा लीजिए, बैंक से डेटा लीजिए और कोर्ट के सामने रखिए। आप कोर्ट को बताइए कि जनाब ये तो 40,000 रुपये महीना कमा रही है और कोर्ट को ये दिखा रही है ये कुछ नहीं कमा रही है, या उसने कोई बैंक अकाउंट्स आपको नहीं दिए, आपको बैंक अकाउंट्स नहीं दिए, ठीक है, आपको बैंक अकाउंट्स नहीं दिए और आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ड्यूटी बनती है कि वो बैंक अकाउंट्स ऑन रिकॉर्ड है। तो इसके लिए आप सेक्शन 91 का प्रयोग कर सकते हैं और जैसे ही ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कोर्ट इसको देख के फिर असेस करेगा और इससे मेंटेनेंस जो है बहुत कम हो जाती है। तो ये एक तरीका, बहुत इफेक्टिव तरीका है मेंटेनेंस कम करने का कि वाइफ कितना अर्न करती है। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ वाइफ भी देखी जाती है कि वाइफ की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, रीजनेबल ज़रूरतें हैं। एक और केस में आपको इससे समझाता हूँ। वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम की और उसने कहा जी मेरे को तो मेड रखनी है, ब्यूटी पार्लर के लिए मेरे को चाहिए पैसा, मेरे को जो है बहुत सारी जो मेंबरशिप्स है क्लब की वो चाहिए, जिम मेंबरशिप चाहिए, उसके एक्सपेंसेस जोड़ जोड़ के 60-70 हज़ार रुपये मेंटेनेंस डिमांड करी। कोर्ट ने कहा कि आप जो है ऐसी चीज़ें नहीं डिमांड कर सकते जिससे लग्जरी दिखे। आपको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो कोर्ट देखेगा। उसमें ये नहीं है कि सपोज कोई मिडिल क्लास है, अब मिडिल क्लास का जो व्यक्ति होता है वो या ऑटो से जाएगा या जो है एक गाड़ी से जाएगा या जैसे भी है वो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को जो है आप मर्सिडीज दे दो, BMW दे दो, ऐसा नहीं करेगा कोर्ट। तो लग्जरी जो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस नहीं होती है ऑर्डर, आपका जो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बेसिक एक्सपेंसेस है उसके लिए बेसिक एक्सपेंसेस है
वो कोड देगा। फिर अगर आपकी सिटी अलग है, एक मैंने देखा था केस गुड़गांव का और दिल्ली का, वहाँ मेंटेनेंस में काफ़ी फ़र्क है। कई बार दिल्ली में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे रेंटल बहुत हाई है, और वहाँ गुड़गांव वगैरह में प्रॉपर्टी के रेट्स कम है, तो वहाँ पे उस हिसाब से मेंटेनेंस बनती है। तो जहाँ पे जितना खर्चा है उस हिसाब से, मुंबई में जो है मेंटेनेंस ज़्यादा बनेगी, और मुंबई से आप बाहर निकलोगे, कोई छोटा सा शहर है, वहाँ मेंटेनेंस कम होगी। तो इस हिसाब से जो है मेंटेनेंस कोड फिक्स करता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब जैसे ही मैंने बोला कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ, तो गिफ्ट ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे मेरे पास मैंने एक बहुत अच्छा न्यूज़लेटर बनाया हुआ है। उस न्यूज़लेटर को आप सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको मेरी तरफ से लेटेस्ट रिसर्च डोमेस्टिक वायलेंस पे आनी शुरू हो जाएगी। आप वो पूरी रिसर्च देखिए, और आपको रोज़ या 2 दिन में ऐसी मेल्स आएँगी। कम से कम 40-50 दिन की मेल्स मेरे पास हैं, ऐसे मैंने कंटेंट बनाया हुआ है। और होप वो जो है उसमें जजमेंट्स भी होंगी, रिसर्च भी होगी, फिर आपका जो है उसमें मेरी तरफ से ओपिनियंस भी होंगे, और आपसे कुछ बातचीत भी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें आपको बंडल में दूँगा, और कम से कम 40-50 दिन का कंटेंट जो है अभी मेरे पास है, जो आपको आना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली जैसे ही आप उस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी रिसर्च अवेलेबल होगी। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपके केस में हेल्प होगा, केस आप जीतेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। चाहे आप मुझे केस दें, ना दें, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पॉज़िटिव इम्पैक्ट आपके केस में हो, उससे फ़र्क पड़ता है। यही मेरा उद्देश्य है, और ये चीज़ आप न्यूज़लेटर में जाके डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, और कमेंट कीजिए अगर आपका कोई डाउट है इसमें मेंटेनेंस को लेते हुए, तो मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।